राजनीति में जिस तरीके से अपराधीकरण हो गया, अब बेहतर तरीके से देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा घोटाला या भ्रष्टाचार आ रहा है। नहीं लगता कि यूथ जो है ऐसी राजनीति में आने से बच रहा है? कहीं ना कहीं उनका मोह भंग होता है इन सब तरह की घटनाओं को देखकर। देखो, ऐसा है कि मुझे ये लगता है सार्वजनिक जीवन है ना, सेक्रीफाइसेस मांगता है। इस सार्वजनिक जीवन में वही आ सकता है जो अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर सार्वजनिक हित में काम करने की इच्छा रखता हो। आज के दौर में ये बात ज़रूर है कि सार्वजनिक हितों की लड़ाई लड़ना और संघर्ष करना एक कठिन परिश्रम होता है। इस परिश्रम के लिए हर कोई तैयार नहीं होता, और जो इस कठिन परिश्रम को करता है वो भी ये जानता है कि हर कोई उसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा है। उसको आपकी बात कर रहे हैं उसको भी शक की नज़रों से देखा जाता है। तो ये तो सेवा भाव जिसके अंदर रहता है वो खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद करने लग जाता है। हर तरह के लोग हैं समाज में। समाज जो है उसमें अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, और यही समाज है। हम लोगों को कुल मिलाकर ज़रूरत है ये कि जो सही चीज़ें हैं उसका प्रचार प्रसार हो, उसके बारे में चर्चा हो, लोगों का संवाद बने, ताकि हम लोग चीज़ों को सुधारने की ओर लेके जाएं। आज के समय जो दिक्कत मुझे दिखता है वो ये है कि कन्फ्यूजन बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाता है। सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, उतने नेगेटिव चीज़ें भी हैं। दुष्प्रचार इतनी जल्दी हो जाता है सोशल मीडिया में किसी भी विषय का, जो विषय जैसा नहीं भी होता है वैसा लोगों को पोर्ट्रे हो जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आज के समय यूथ बहुत टैलेंटेड है आज का, ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है। उसको बस अपनी राय बनाने के पहले अध्ययन करके राय बनाने की आवश्यकता है, बस यही कहूँगा। ये राजीव नगर जोन टू कुर्सी पर देख रेख करते, ओकर ख्याल यानी हर चीज़ के सुख दुख में साथ देते, हर प्रॉब्लम में सॉल्व करते। जैसे नल हो गए, चाहे सड़क हो गए, चाहे हर कार्य में अच्छा ही करते हैं देवेंद्र यादव भैया। अब देखो, मेरे लिए किए हैं तो जाहिर है मैं तो सोचूंगी कि सभी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी हम लोग कभी भी गए हैं तो भैया कभी ये नहीं बोले कि मैं मिलूंगा नहीं या मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बहन क्या काम है, हाँ दीदी क्या काम है, ये बोल के वो जरूर काम किए ही किए हैं। जब मेरा काम हो रहा है तो जाहिर है सभी का काम हो ही रहा होगा। जी संतुष्ट हैं इसलिए कि विधायक जी हम लोगों के बीच में कभी भी आ जाते हैं, किसी भी इसमें करने के लिए एकदम यंग अवस्था में और उत्साह के साथ हम लोगों का साथ देते हैं और हर कार्य को करते हैं, चाहे वो सार्वजनिक कार्य हो, शिक्षा से जुड़ा कार्य हो, या फिर किसी का मदद करना है, कोई बेरोजगार है, उन सबों के लिए वो खड़े रहते हैं। जो हमारे भिलाई के लिए विकास चाहिए वो ध्यान दे रहे हो, और जगह जगह जहाँ पे उनको चाहिए कि ऐसा होना चाहिए वो उसमें पूरा सहमत है उनका कि ऐसा चाहिए, हमारे को भिलाई में ऐसा होना चाहिए, तो उसमें पूरा साथ दे रहे हैं। पहले पानी की समस्या थी, उसने क्या है पानी की समस्या वहाँ टंकी बना के, यहाँ खुर्सीपार में जो टंकी बना है उसके ज़रिए से पानी की समस्या दूर हो गई है। क्योंकि पानी के लिए हम लोग क्या है इतिहाई तक के पैदल जाया करते थे, 2-3 किलोमीटर पैदल जाना, साथ में बाल्टी लेके जाना। सब विधायक बनने से पहले जी, अब इनके विधायक बनने के बाद में कम से कम पानी की समस्या दूर हुई है, सफाई है, ये सब ऐसी छोटी छोटी समस्या है जो दूर हुई है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र यानी कि भिलाई में हैं, और भिलाई दुर्ग ज़िले में है। हमारे साथ भिलाई नगर के विधायक हैं देवेंद्र यादव जी, और निर्वाचन आयोग की जो जानकारी है उसके मुताबिक देवेंद्र यादव देश में ऐसे दूसरे नंबर के मेयर हैं जो सबसे कम उम्र के मेयर आप थे। सही बोल रहा हूँ? तो स्वागत है सबसे पहले आपका। वर्तमान जो राजनीति है, भारतीय राजनीति है जी, इतिहास अगर उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे जो युवा नेता हैं, उनके पिताजी यानी बाप दादा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उन नेताओं की मौजूदगी इस राजनीति में दिखती है। आपका इस राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ने एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लाया जिसके तहत नए लोगों को पार्टी के अंदर पदाधिकारी बनने का अवसर मिला। राहुल जी की ये शुरुआत 2009 से हुई, और जो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम था उसके पहले चरण के लोगों में से हम लोग हैं। हम लोगों ने मेंबरशिप की इलेक्शन लड़े और पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट किया और हम लोगों को मौका मिला पदाधिकारी बनने का पार्टी के, और वहीं से सफ़र शुरू हुआ, चालू हुआ। और ये बात तो सही है कि देश में दूसरे सबसे युवा महापौर बनने का मुझे अवसर मिला, और इसके पीछे अगर कोई है तो मुझे लगता है भिलाई की जनता, और दूसरा ये दूरदर्शिता कि एक युवा को अवसर देना चाहिए, ऐसे तो भूपेश बघेल जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। मात्र 25-26 साल के एज में मेयर बन जाए, ऐसा है कि काम तो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था मेयर का और परिणाम जिस दिन आए, मैंने देखा मैं 45,000 वोटों से जीता। तो वो 45,000 जो वोट थे वो कोई भी इतनी लीड नहीं दिला सकता, कोई प्रबंधन वो उम्मीद थी जनता की, तो उन उम्मीदों पे खरा उतरना था। इसलिए अपने अंदर भी काफ़ी परिवर्तन किया, निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं कि किस तरीके से हम जनता के साथ और बेहतर संवाद बनाएं और उनके लिए काम करते रहें। तो ये निरंतरता से चल रहा है और कोशिश यही है कि संपर्क बना रहे और जो हम बेहतर कर सकें समाज के लिए, लोगों के लिए, वो करते रहें। मुझे लगता है कि युवा सबसे अच्छा संसाधन है। युवा अगर राजनीति में आना चाहे तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं, चाहे कोई भी दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुत कम मौजूदगी है युवाओं की। आपको नहीं लगता कि युवाओं को लाने का कोई अलग से प्रयास करना चाहिए? क्योंकि आप खुद आज राजनीति में हैं, राजनीतिक सुचिता के लिए भी ज़रूरी है कि नवयुवकों को मौका मिले। तो ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं कि जो हमारा जो यूथ है वो सिर्फ मतदाता ही बनकर रह गया? आपकी बात सही है। एक तो पॉलिटिकल जागरूकता जो यूथ में होनी चाहिए उसकी कमी है। हम लोगों को प्रयास करते हैं कि युवाओं को मोटिवेट करें कि इसको आप सामाजिक कार्यों में आप अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय, आने वाला दौर बेहतर होगा। अभी युवाओं को काफ़ी अवसर मिल रहे हैं, पार्टी लाइन पे भी मिल रहे हैं और युवा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन मुझे इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे भी प्रयास की ज़रूरत है, जिसमें कमियां दिखती है पिछले समय में। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भी परिवर्तन आया है प्रदेश में, वो युवाओं के ही कारण आया है। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर, विधायक हो, महापौर हो, लोकसभा हो, पंचायत हो, जनपद हो, नगर निगम हो, नए लड़कों को मौका दिया। तो हमारी पार्टी में तभी छत्तीसगढ़ में एक फ्रेश लीडरशिप आपको ओवरऑल स्टेट में दिखती है। इसको सभी पार्टियों को अपनाने की ज़रूरत है और सभी जगह पर अपनाने की ज़रूरत है। तो कोई ऐसा प्रावधान लगता नहीं कि होना चाहिए कि 35 साल से कम के लोगों को टिकट मिले या मौका देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि प्रावधान करना एक अलग, ये तो पार्टी लेवल की बात होगी, लेकिन ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कोई क्षमतावान हो तो उसको अवसर मिले। और जितने युवाओं को मौका मिलेगा, निश्चित रूप से जो राजनीति में एक वैक्यूम है ना, खालीपन है, वो फिल तो युवा ही कर सकते हैं, जिसके माध्यम से लोगों की सेवा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। अभी हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार, उसने राजीव युवा मितान क्लब योजना लाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के पीछे यही मकसद है कि युवाओं को एक ऐसा माध्यम देना जिससे वो सरकार के साथ अपने आप का जुड़ाव महसूस कर सकें। और आधुनिक दौर में, सूचना क्रांति के दौर में, या जो डिजिटल टाइम अपन कह सकते हैं, बहुत सारे रोजगार और स्वरोजगार के मौके युवाओं को दिए जा सकते हैं। भिलाई भी एक ऐसा सेंटर है जहां लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। एक अच्छा हब है यहाँ पर। तो लगता नहीं कि इन युवाओं को यहाँ टिकाने के लिए या रोज़गार मिल सके, कुछ ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए? क्योंकि अधिकांश जो है युवा वर्ग वो तो बाहर ही चला जाता है, यहाँ से बाहर की तरफ रुख करते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी सोच है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। पिछले समय में भी हम लोगों ने एक रोज़गार मेला लगाया था, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने 300 से अधिक बच्चों को रिक्रूटमेंट करवाई थी। हम लोगों का प्रयास है, हमारी जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, हम लोगों ने इस पे एक प्रोग्राम भी चलाया है। जिस इंडस्ट्री को जो भी तरह के लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों ने इंडस्ट्री वाइज उनके रिक्वायरमेंट को लिया है और उसके आधार पर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हम लोग उनके लिस्ट इंडस्ट्रीज़ को भेजते हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके इंटरव्यूज़ लेकर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं लगातार भिलाई में और इसको व्यापकता से बढ़ाते भी जा रहे हैं। ये शुरुआती दौर
से अभी आगे बढ़ रहा है ये कार्यक्रम। हम व्यापकता से ये बढ़ा रहे हैं कि भिलाई के अंदर जो हमारा स्किल्ड यूथ है उसको भिलाई में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप देखिए कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिसमें अगर हम कहेंगे तो रोज़गार के नाम पे इस प्रदेश से बाहर के भी युवा आके यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में अगर वो स्किल है, वो पढ़ रहे हैं और उनको वो जिम्मेदार हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। इस लाइन पे भी हम लोग भिलाई शहर में काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी इंडस्ट्रीज से पहले भी बैठकें हो चुकी है। एक रोज़गार मेला भी हमने लगाया और आने वाले समय में भी क्रमबद्ध इस पे कार्यक्रम हम चलाएंगे। आपके विधानसभा में बात करें तो एक विधानसभा में तो एक अलग अलग क्षेत्र हैं। अक्सर मैं आपके इलाके में भी कई जगह पे जाकर घूमा तो लोग ये बताते हैं कि पटरी का जो दो तरफ का हिस्सा है, एक तरफ ये स्लम बस्ती है, स्लम एरिया है, वहाँ एक बहुत सारे लोग हैं जो नशे के चपेट में हैं, क्राइम है वहाँ पर, और एक दूसरा है एलिट क्लास। इसको कभी एक करने का कोई आप लोग कुछ ऐसा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि ये डिफरेंसेस बहुत पुराने हैं और हमारा पिछले 4 सालों में बहुत वृहद रूप से हमने ये प्रयास किया है कि डिफरेंसेस ख़त्म हो। एक्चुअली जो टाउनशिप एरिया है ये प्लान्ड वे में बसाया गया है और पटरी पार का एरिया अनप्लान्ड है और वहाँ पर हमारे श्रमिक साथी काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। हमने पटरी पार और टाउनशिप एक जैसा दिखे उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ग्रीनरी पे फोकस किया। हमने लगभग 5000 पेड़ पिछले 3 सालों में लगाए जो अभी बढ़ भी गए हैं। तो हम लोग जो कुर्सी पार का क्षेत्र है उस पर ग्रीनरी पे भी फोकस कर रहे हैं। वैसे ही हम खेल सुविधाएं देखें तो वहाँ पर पहले कोई भी खेल सुविधा नहीं थी। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने लगभग 2 स्टेडियम कंप्लीट कर दिए हैं। हमारे 4 स्टेडियम ऑन प्रोसेस बन रहे हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, एक हमारा ऑडिटोरियम वहाँ ऑन प्रोसेस है जो बन रहा है। और इसके अलावा हमने शिक्षा को भी लेकर, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं आत्मानंद के। इसके अलावा हमारे पास वहाँ कॉलेज के जो हायर क्लासेस के लिए कॉलेज की भी बिल्डिंग नहीं थी, जिसका काम अभी हमने शुरू करवाया। तो इस तरीके से क्रमवार हम जो फैसिलिटीज़ कुर्सी पार का व्यक्ति टाउनशिप में आकर लेता था, हम उसको वहीं पर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारी सड़कें, नाली, रोड साइड गार्डनिंग, ब्यूटिफिकेशन, हर एक एंड पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी टाउनशिप और कुर्सी पार एक जैसा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पहले के मुकाबले अगर आप पुराने लोगों से बात करेंगे तो काफ़ी बदलाव आया है। अब तक का जो कार्यकाल है, क्या लगता है आपको ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो आपको अभी करना शेष है और समय भी काफ़ी कम है, तो कोई ऐसा तो नहीं जिससे कुछ छूट रहा हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं और अगर कहेंगे हम तो काम तो इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितना काम करते हैं। तो बिजली का एक हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या है, क्योंकि बीएसपी हमारे कुर्सी पार के क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई करती है। वहाँ पर हर रोज़ 3 से 4 घंटे बिजली नहीं रहती है। तो इसके लिए हम चाहते थे CSPDCL उसका अधिग्रहण कर ले, और जिसके लिए करस्पॉन्डेंस भी हुआ है, अंतिम दौर में वो रुका हुआ है। आने वाले समय में अगर बिजली हस्तांतरण होगी तो लोगों को लाभ मिलेगा, सस्ती दर की बिजली मिलेगी और फुल टाइम बिजली मिलेगी। एक बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी ऑन गोइंग है, वो है सिविक सेंटर। सिविक सेंटर को आप लोग सब लोग जानते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के ज़माने से सिविक सेंटर फेमस रहा है। वो उसने अपनी जो पुरानी साख थी पिछले समय में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। हम सिविक सेंटर को पुराने रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविक सेंटर वापस एक ऐसा स्थान बने जिसको छत्तीसगढ़ में कोई भी आए और उसका मन हो सिविक सेंटर आने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले साल में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।